हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और ये सेकंड पेपर है। इसमें प्राकल्पना का अवधारणीयन एवं प्रतिपादन, इस टॉपिक का ये थर्ड वीडियो है। इसमें है कि प्राकल्पना का महत्व, इसके बारे में मैं समझा रही हूँ। अनुसंधान में प्राकल्पना का बहुत विशेष महत्व होता है और विद्वान जो है वो इसकी तुलना ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से करते हैं, जो कुछ समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ से करते हैं, जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। गुडे एवं हार्ट का मत है कि एक प्राकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। उन्होंने आगे फिर लिखा कि अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है, मतलब एक विशेष महत्वपूर्ण चरण है प्राकल्पना का निर्माण करना। अब इसमें कोहिन तथा नागिल लिखते हैं, एक प्राकल्पना का प्रकार्य हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करना है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक भी सकता है। अब इसके महत्व में हम कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे है, पहला है पॉइंट, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें अध्ययन किस दिशा में करना है, कि हमें किसकी खोज करनी है और किस दिशा में करना है। कोहिन एवं नागिन लिखते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति है। फिर नेक्स्ट, उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से बचाती है। पीवी यंग लिखते हैं कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अनुसंधान तथ्य संकलन से रक्षा करता है। इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना के आधार पर लुंडबर्ग लिखते हैं कि हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। मतलब अध्ययन क्षेत्र जो है वो सीमित करते हैं। फिर है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती है। तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना क्या है? तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। इससे समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने की प्रेरणा मिलती है। M.H. गोपाल ने लिखा है, प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक, यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। फिर नेक्स्ट, निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं या असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्य अन्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता, मतलब प्राकल्पना के अभाव में नहीं हो सकता। फिर सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। पीटर एच मन
का मत है कि प्राकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी है। और इसके बाद आता है कि प्राकल्पना की सीमाएं। सीमाएं क्या हैं? जैसे प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार ऐसा होता है कि अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक ना मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में तथ्यों का संकलन करने लगता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। मतलब प्राकल्पना में जो प्राकल्पना की जाए उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए कि यही बात सच होगी। प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन या परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद या व्यर्थ सिद्ध भी हो सकते हैं। फिर है विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कभी कभी प्राकल्पना पर कोई हमारी विशेष रुचि है किसी विषय में, या कोई हमारे भावनात्मक कोई पहलू जुड़ा हुआ है उससे, तो ऐसी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ने लगता है प्राकल्पना पर, तो उसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। जब अध्ययनकर्ता का एक प्रतिष्ठा बिंदु बन जाता है कि यही सत्य होगा, तो ये भी एक गलत बात है। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ देता है। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। वेस्टावे ने लिखा है कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती है। फिर आता है कि प्राकल्पना निर्माण में प्रमुख कठिनाइयाँ। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं प्राकल्पना के निर्माण में? पहला है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित। प्राकल्पना के निर्माण में सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता है, तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। फिर इसी में है दूसरा कि ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलता पूर्वक करने में अध्ययनकर्ता सक्षम नहीं है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और इसमें सेकंड है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। इसमें क्या है, इसमें भी इससे भी संबंधित कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की विशेषता है कि ये परिवर्तनशील होती हैं। आज कुछ है तो कल कुछ है, आज के विचार कुछ हैं, आज के विश्वास कुछ हैं, कल आने वाले समय में विचार हमारे चेंज हो जाते हैं, हमारे बच्चों के विचार चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाना एक कठिन कार्य हो जाता है। फिर अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अविनति या पक्षपात भी है। यदि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावनात्मक लगाव रखता है, तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण या अवैज्ञानिक होने की संभावना बनी रहती है। फिर इसी में तीसरा सजातीवाद या समूह केंद्रीयता। दूसरों की तुलना में अपने समूह जाति प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावनात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों और संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक हो जाता है। पीवी यंग ने प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातें ध्यान रखने का सुझाव दिया। पहला, अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन होना चाहिए। और तीसरा था सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान होना चाहिए। अंत में कोहिन के शब्दों में कहा गया है कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में
पूरे मस्तिष्क से अनुसंधान का आरंभ करते हैं उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।